मैं रणजीत चौहान आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ, कप्तान साहब, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वो सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता, अमरूद के साथ माली की गाली बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोकियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गाली खाने में उसे मज़ा आता था। गाली खाने का कोई भी अवसर वो हाथ से न जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, अक्कों को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता, पर लत का दास होता है, और लत धन के बिना पूरी नहीं होती। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा ले जाता। नगद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच न होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें थीं, वो सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी चीज़ें घर पर पड़ी थी, उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर की बाहर केवल कार्निसों के सहारे अपनी 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के डाकखाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था। उल्टी हानि ये हुई कि देहातों में जो भाजी, साग, उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे, वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न किसी को सता सकते थे। इस दुर्वस्था में जगत सिंह की हतल पकियाँ बहुत अखरती। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीम काय होने पर चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता तो वह हिल भी नहीं सकते थे। पर जगत सिंह इतना सीना जोर न था। हाँ, मार पीट, धुड़की, धमकी किसी का भी उस पर असर ना होता था। जगत सिंह जो ही घर में कदम रखता, चारों ओर से काम काम मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ती, बहनें गालियाँ देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों से उसे निर्जल बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वो निर्द्वंद सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। जो घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान हो जाता, वो उससे चौकन्ने हो जाते। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरस वाले के कई रुपए ऊपर चढ़ गए। गांजे वाले ने धुआंधार तगाजे करने शुरू कर दिए। हलवाई कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत का निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, पर घात न मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागो छीका टूटा। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकाया या डाकिया शरारत कर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुधि न रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था ही। पैसे के लोभ से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने की टिकट लगे थे। वो कई बार टिकट चुरा कर आधे दामों में बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा लिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट हैं तो कदाचित वो न छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकले तो वो बड़े संकट में आ गया। वो फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ कर उसके दुष्कृत को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़िया का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिया और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुटाई होगी, इसमें संदेह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वो कई दिन तक अज्ञातवास नहीं रह सकता। कोई ना कोई ज़रूर ही उसका पता देगा और वो पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो होना ही चाहिए।
क्यों ना वो लिफाफे में से एक नोट निकाल ले, ये तो मालूम ही हो जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में हानि ही क्या है। दादा के पास रुपए तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे, ये सोचकर उसने 10 रुपए का नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना की उत्पत्ति हुई। अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो बड़ा मज़ा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वो बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपये के नोट थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती थी। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कड़ाव और 2-4 पीतल के थालों के अलावा और है ही क्या। लेकिन कितने ठाठ से रहता है, कितने रुपयों की चरस उड़ा देता है। एक एक दाव पर 10-10 रुपये रख देता है। नफ़ा न होता तो ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंदमयी कल्पना में वो इतना मग्न हो गया कि उसका मन उसको काबू से बाहर ले गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उड़ जाएं और लहरों में बह जाएं। उसी दिन शाम को वो बम्बई चल दिया। बम्बई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छर्रे ढील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सैनिक फौजी ने सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूं। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा। खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब मनचला हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन का रवाना हुआ। मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत सिंह का दिल पीछे रह जाता था। जब तक ज़मीन का किनारा नज़र नहीं आया, वो जहाज की डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वो भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाँप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वो छोटा सा कस्बा, वो गांजे की दुकान, वो सैर सपाटे, वो सुहृद मित्रों के जमघट आंखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वो इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन उसे मुग्ध किए रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार से भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वो दिन याद आया जब एक बार वो बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा न थी, पर न तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी, न बहनों को। केवल माता थी, जो रात ही रात उसके सिराने बैठी अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती रही। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीव रात्रि में रोते देखा था। वो स्वयं रोगों से झीझ रही थी, लेकिन उसकी सेवा में वो अपनी व्यवस्था ही भूल गई थी, मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वो इसी शोभ और निराशय में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और गलानी के कारण वो टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे नहीं रहा गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, बड़े बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गए थे। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं।
ये पत्र लिखकर उसने डाकखाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया और जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न दिया होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शिलाग्राम की एक मूर्ति रखी हुई थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था, किंतु आज वो उस प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वो इसी ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ये दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह काँप उठी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरण सन है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकता। रहना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ सकता है। लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई छिड़ गई? तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब यहाँ से निकलेंगे? बहुत जल्द, 2-4 दिनों में। चार वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसे सिरे करना उसी का काम है। हल्ले और धावे में वो सदैव सबसे आगे रहता है। उसकी त्योरी में कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वो इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और महारथ उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पूर्ण जीवन सा हो गया। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि वो प्रत्येक विषय पर उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की वीरोदावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे उसने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक महारथ सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ा है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं, मानो वो काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, वो अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। वो प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वो माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वो कौन दिन होगा जबकि वो उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और वो उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। देह स्थिर पंजर मात्र रह गई है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी है। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़ा किंतु हष्ट-पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, भगत कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित कंठ स्वर में कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही। मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल न देंगे
तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित और निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। किंतु आज निराशा और दुख के सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई होगी। लाख बुरा है तो अपना लड़का, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहेगा, तो चिल्लो पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार तो जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रतन पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया। उसी का दंड है ये। जहाँ प्रेम का बंधन स्थिर हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है। सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रेशमियाँ कितनी कोमल और मधुर थी, वायु कितनी सुगध, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे, पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आश की रंग में रंगी हुई थी। पर भगत सिंह के चारों ओर घना अंधकार था। जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वो खुश होकर अफसर के पास जाता, परवान लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल की संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घरवाले दौड़कर उसे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कोई मिठाइयाँ बांट रहा था, कोई जेल के कर्मचारियों को इनाम दे रहा था। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वो सिर झुकाया, आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गया। उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चला, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वो जमीन पर बैठ गया। कहाँ जाए? सहसा उसने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कार-24 साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते हुए बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान ये है जिसके लिए फिटन आ रही है, और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठा और बोला, बेटा जगत सिंह, बेटे जगत, मेरा बेटा जगत आ गया, मेरा बेटा जगत। जगत सिंह रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। कहानी हुई खत्म। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे तो क्या बात है। और हाँ, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।